बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडेक्स नंबर चैप्टर का काम जारी है। आज के टॉपिक से पहले ये कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हम पहले देखेंगे, क्योंकि ये हमारे काम के अंदर जब आएंगी तो हमें कंफ्यूज कर सकती हैं। मैंने ये सबसे ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं, ये 4, 2, 8, 6। इन चारों नंबरों का मैं अर्थमेटिक मीन अगर मालूम करना चाहूँ AM, तो वो मालूम करने का तरीका ये होगा कि अर्थमेटिक मीन के लिए आपको पता है कि हम जिन नंबरों का अर्थमेटिक मीन मालूम करना हो, हम उन नंबरों को ऐड करते हैं और उनकी तादाद भी डिवाइड करते हैं। तो क्योंकि मेरा नंबर है 4, 2, 8, 6, तो मैंने ये 4 + 2 + 8 + 6 और डिवाइड किया इनको 4 से। ये 4 क्या है जी? ये इनकी तादाद है नंबरों की। तो ऊपर देखिए ये 1, 2, 3, 4 नंबर है तो नीचे 4 आ रही है। अगर आपके 5 नंबर होंगे तो फिर नीचे 5 आ जाएगा और ऊपर उन 5 नंबरों का सम आ जाएगा। ये सम करिए, 4 भी डिवाइड करिए तो आपको ये 4.5 आंसर मिलेगा। ये 4.5 अर्थमेटिक मीन है डेटा की। ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने का तरीका यह है कि हम इन चारों नंबरों को, इन्हीं चारों नंबरों का, क्योंकि मैं ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना चाहता हूँ, तो इन चारों नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाए, यानी इनका प्रोडक्ट लिया जाए। तो मैंने यही जो नंबर है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, 4 × 2 × 8 × 6। तो नंबरों को, जिन नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन लेना है उन नंबरों को मल्टीप्लाई करें और पावर में 1/4 की गई है। ये 1 ऊपर हमेशा आया करेगा, लेकिन नीचे का नंबर 4 इसलिए है क्योंकि हमारे ये 4 नंबर हैं। तो जो डेटा का साइज़ है, जो डेटा के अंदर चीज़ों की तादाद है, वो तादाद आती है 1 के नीचे। अगर आपके 5 नंबर होंगे तो यहाँ पर 4 की जगह 5 आ जाएगा और अंदर वो 5 नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यानी सिंपल बात यह है कि ज्योमेट्रिक मीन जब डेटा का मालूम करना होगा तो हम नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। अर्थमेटिक मीन में चीज़ों को ऐड करते हैं और ज्योमेट्रिक मीन में चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, मीडियन। मीडियन अगर हम इस डेटा का मालूम करना चाहें तो मीडियन क्या होता है कि मीडियन किसी डेटा को तरतीब से लिखने के बाद, डेटा को अरेंज करने के बाद जो दरमियान में वैल्यू आती है वो उसका मीडियन होती है। अब हमारा जो डेटा है ये क्योंकि तरतीब से नहीं है, यहाँ 4 बड़ी वैल्यू है और फिर 2 एक छोटी वैल्यू आ गई है, फिर 8 बढ़िया, तो डेटा की कोई तरतीब नहीं है। मैंने ये किया है कि नीचे ये सेंटर में एक लाइन लगाई है और लाइन से राइट साइड पर मैंने ऊपर का ये डेटा जो है उसको अरेंज करके लिखा है। सबसे छोटा 2, फिर बड़ा 4, फिर बड़ी 6 और सबसे बड़ी 8। तो ये कहते हैं डेटा को अरेंज करना। डेटा को अरेंज करने के बाद जो वैल्यू दरमियान में आती है वो मीडियन होती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये 4 वैल्यूज़ हैं तो 4 वैल्यूज़ में दरमियान में कोई एक वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर ये वैल्यूज़ 4 की बजाय 5 होती, यानी अगर 8 के बाद, मिसाल के तौर पर यहाँ 8 के बाद 10 भी आता, अगर 10 होता तो फिर ये 5 वैल्यूज़ हो जानी थी। तो फिर ये होना था कि 6 दरमियान में हमारा मीडियन हो जाना था। 6 के राइट साइड पर 8 और 10 हो जाते और 6 की लेफ़्ट साइड पर 4 और 2 हो जाते, यानी 6 हमारा बिल्कुल दरमियान में आ जाना था। लेकिन ये तब होता है जब हमारी वैल्यूज़ ऑड हों तो। लेकिन अभी क्योंकि हमारी ये वैल्यूज़ इवन है तो इवन में आप याद रखेंगे कि हमने डेटा को अरेंज तो करना होता है। अब इवन के केस में दरमियान में कोई एक वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि बोलेंगे कि 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये 2 वैल्यूज़ हैं 4 और 6। ये दोनों वैल्यूज़ जो दरमियान में आती हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। ये 4 + 6 और डिवाइड बाई 2 किया, यानी हमने 4 और 6 का अर्थमेटिक मीन लिया ऊपर। अर्थमेटिक मीन भी यही कहता है कि चीज़ों को ऐड कीजिए और उनकी तादाद पे डिवाइड कीजिए। तो क्योंकि ये 2 नंबर हैं तो दोनों को ऐड किया, 2 पर डिवाइड किया। तो बोलेंगे ये कि जब वैल्यूज़ इवन होती हैं तो दरमियान में आने वाली दोनों वैल्यूज़ का अर्थमेटिक मीन लिया जाता है, या उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके 2 पर डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 4.5। ये हमारा मीडियन होगा ऊपर के डेटा का। लेकिन क्वेश्चन का मसला ये होगा कि क्वेश्चन के अंदर डेटा उस तरह से जो लिखा होगा ओरिजिनल फॉर्म में, तो उसको अरेंज करने के लिए जगह नहीं होगी। यहाँ तो पेज के ऊपर ये जगह थी, मैंने ये नीचे लिख दिया है अरेंज करके, लेकिन क्वेश्चन के अंदर टेबल होंगे और टेबल में अरेंज करने की जगह नहीं होगी। तो फिर हमने अरेंज तो किसी न किसी उसको देखना है, कोई ना कोई तरीका करेंगे उसका। फिर ये होगा कि देखिए अरेंज हम कैसे करेंगे उसको। मैंने जो जिस तरह से डेटा था 4, 2, 8, 6, मैंने लाइन के इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर उसी तरतीब से लिख दिया है। जो ऊपर तरतीब है 4, 2, 8, 6, नीचे भी वही तरतीब लिखी है 4, 2, 8, 6 की। अब जो अरेंज करने वाला काम था वो मैंने इस तरह से किया है कि मैंने जो सबसे छोटी वैल्यू है उसके ऊपर 1 लिख दिया ब्रैकेट में, सर्कल के अंदर। अब 1 ये बताता है कि भाई 2 सबसे पहले आता है, यानी अगर हम इस तरह से अरेंज करते हैं तो फिर ये 1 ये बताती है ऊपर कि 2 सबसे पहले आना है। फिर 2 से बड़ी वैल्यू है 4, उसके ऊपर आ जाना था 2। ये 2 ये बताता है कि 4 दूसरे नंबर पर आता है। 6 के ऊपर 3 लगाना है कि 6 का तीसरा नंबर है। इसी तरह से 8 सबसे बड़ी वैल्यू है, इसके ऊपर
4 लिखेंगे। अब ये बोलेंगे कि भाई ये 1 ये बताती है कि 2 सबसे पहले है, यानी 2 सबसे छोटी वैल्यू है। 4 ये बताती है कि जो 8 है ये सबसे आखिर में है, ये क्योंकि फोर्थ है, फोर्थ पोजीशन है इसकी, तो ये 8 सबसे बड़ा नंबर है। तो 2 और 3 ये जो बताते हैं कि क्योंकि 2 और 3 वो जो दो नंबर हैं ये 1 और 4 के बीच में होते हैं, तो यानी 2 और 3 नंबर पर आने वाली जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी मिड में आती हैं, वो हमारी दो वैल्यूज़ दरमियान वाली हैं। तो लिहाजा 2 के नीचे जो 4 है और 3 की जो वैल्यू 6 है, इस 4 और 6 को यहाँ पर ऊपर इसीलिए 4 + 6 किया गया था। अब हमारी बुक की एक्सरसाइज पर हम देखते हैं। ये पेज नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 5.20 था और 5.21 ये हमने देखा है, और अब 5.22 की बारी है। देखें इन 5.20 में और 5.22 में क्या फ़र्क है, ये पहले देखते हैं कि भाई नया काम है क्या। नया काम ये है कि 5.20 के अंदर ईयर दिए हुए थे और उन ईयर के सामने रिटेल प्राइसेस थी, और रिटेल प्राइसेस किस चीज़ की थी, ये ऊपर लिखा हुआ था वीट, ये वीट की प्राइसेस हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे कि ईयर के साथ एक चीज़ वीट है, वीट की ये प्राइसेस दी हुई हैं, ये मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, ये मुख्तलिफ ईयर में है, लेकिन ये प्राइसेस सारी की सारी हैं सिर्फ एक वीट की। लेकिन ये जो नीचे वाला टेबल है 5.22, इसके अंदर देखिए ईयर तो दिए हुए हैं, ईयर तो यहाँ भी दिए हुए हैं, लेकिन जो ये जो चीज़ें लिखी है ना, ये वीट तो लिखी हुई है, लेकिन वीट के साथ गोल्ड और कॉटन भी लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी हमारी अब जो चीज़ें हैं वो एक से ज़्यादा हो गई हैं, यानी हमारी यहाँ पर बोलेंगे ये कि हमारी कमोडिटीज़ एक से ज़्यादा हो गई हैं, या हमारे वेरिएबल एक से ज़्यादा हो चुके हैं। जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक कमोडिटी थी या सिर्फ एक वेरिएबल था। तो ऐसा डेटा जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा हो या एक कमोडिटी हो, वहाँ पर जो इंडेक्स नंबर मालूम करते हैं उसको हम सिंपल इंडेक्स नंबर कहते हैं। जबकि ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है, इस टेबल में क्योंकि एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ हैं या एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं, यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर मालूम करेंगे वो कहलाएगा कंपोजिट इंडेक्स नंबर। अब कंपोजिट इंडेक्स नंबर का ये जो क्वेश्चन है आप खुद करेंगे, मैं इससे अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी टॉपिक के ऊपर है वो करता हूँ। अगर वो आपको समझ आ जाए तो फिर आप ये काम खुद कर लेंगे। ये अगला पेज है जी इसका, अगले पेज के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 5.23। इसके अंदर भी एक टेबल दिया गया है। अब टेबल के साथ वही मसला है कि ऊपर तो टाइम लिखा हुआ है, ऊपर तो ईयर लिखे हुए हैं, लेकिन नीचे कमोडिटीज़ एक से ज़्यादा हैं। तो ये जो केस है हमारा कंपोजिट इंडेक्स नंबर का केस है, हमसे ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये नीचे किया जा रहा है कि कंप्यूट प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर अप्रैल 2002 एंड मई 2002 विद मई 2001 एज बेस। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मई 2001 एज बेस। तो मैंने आपको कहा था पहले कि इंडेक्स नंबर चैप्टर जो है हमारा, इसके अंदर बहुत सारे ईयर या बहुत सारे टाइम पीरियड होंगे। उन टाइम पीरियड्स में से हमने ये देखना है कि हमारा बेस कौन सा है। तो अभी क्योंकि मई 2001 बेस वो खुद कह रहे हैं, तो ऊपर के जो आपके ये 3 साल लिखे हुए हैं, इनमें से जो पहला साल है मई 2001, ये हमारा बेस का टाइम है। तो ये बेस का टाइम होने का मतलब ये होता है कि इस साल की जो प्राइसेस हैं वो P0 होंगी, क्योंकि P0 का मतलब होता है प्राइस ऑफ बेस टाइम। तो आपका बेस ये 2001 है, ये मई 2001 है, लिहाजा यहाँ की प्राइसेस P0 हो जाएंगी। ये चारों जो प्राइसेस, ये जो चारों प्राइसेस दिखी हुई हैं नीचे, ये सारी P0 की वैल्यूज़ हैं। अच्छा, आगे हम दोबारा हम पढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ कह रहे हैं कि कंप्यूट प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर अप्रैल 2002 एंड मई 2002 विद मई 2001 एज बेस यूजिंग नंबर 1 पे है जी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, फिर नंबर 2 पर है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, एंड नंबर 3 पर है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। अभी मैं ये करूँगा कि इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं पहला मेथड करूँगा, ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड करूँगा, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये मेथड, ये जो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 है, ये दोनों फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि फिर वो वीडियो में इतना टाइम नहीं होता है। तो हमने अब पहला मेथड अप्लाई करना है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। कोई भी मेथड इनमें से आप अप्लाई करेंगे, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपने डेटा में देखना है। डेटा के अंदर देखिए कॉलम में लिखा हुआ है टाइम, ये 2001 2002, हमारे ईयर या हमारा टाइम कॉलम में है, ये कॉलम में नहीं होने चाहिए। हमारे ईयर या हमारे टाइम को रोज़ में होना चाहिए, और रोज़ में लिखी हुई है भी ये बारले, वीट, बारले, ज्वार, बाजरा, ये लिखी हुई है रोज़ में कमोडिटीज़। तो कमोडिटीज़ को रोज़ में नहीं, कमोडिटीज़ को ऊपर कॉलम से होना चाहिए। तो हमने अपने इस टेबल को अरेंज करना है। सबसे पहले
मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखिए नीचे एक क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है अभी, ये 5.25, जिस तरह यहाँ पर ईयर यहाँ लिखे हुए हैं रोज़ के अंदर और कमोडिटीज़ के नाम ऊपर लिखे हुए हैं, हमने भी अपने ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि हमने अपने ईयर जो है यहाँ रोज़ में और ये जो कमोडिटीज़ लिखी हुई हैं इनको कॉलम्स में लेकर जाना है। तो मैं ये करूँगा कि अभी दिखाता हूँ ये कैसे करेंगे। मैंने यही टेबल दोबारा बनाया है, इसी टेबल को बनाया है, और जो टेबल मैं कह रहा हूँ जिस तरह अरेंज करने को वो भी मैंने काम किया है, वो दिखाता हूँ। ये ऊपर का टेबल वो है जो एक्सरसाइज में दिया हुआ था, ये एज इट इज़ मैंने लिखा। अब मैं कह रहा था कि ये जो ऊपर ये मई 2001 अप्रैल 2002 ये वैल्यूज़ ऊपर नहीं, इन्हें हमने रोज़ में लिखना है। तो मैंने नीचे वाले टेबल में यही किया है कि मैंने इनको रोज़ में लिखा है, और ये जो रोज़ में ऊपर गिवन टेबल में कमोडिटीज़ थी उनको मैंने ये किया है कि मैंने कॉलम्स में लिख दिया है। अब मैंने क्योंकि टेबल चेंज कर दिया है, टेबल की जो रोज़ वाली चीज़ें कॉलम में कर दी हैं और कॉलम वाली चीज़ें मैंने रोज़ में कर दी हैं, तो मुझे अंदर की जो वैल्यूज़ है ना, जो हमारा ओरिजिनल डेटा है, डेटा को भी मैंने ऐसे करना है। मैंने ये करना है कि जो गिवन टेबल की जो ये पहली रो है, पहली रो में आ रही हैं 17.5, 18.37 और 17.58, तो मैंने जो पहली रो है इस गिवन टेबल की उसको मैंने यहाँ पहला कॉलम बना दिया है। नीचे वाला टेबल मैंने उसको पहला कॉलम में लिख दिया है। इसी तरह से जो दूसरी रो है, दूसरी रो बारले के सामने है, बारले के सामने ये 3 वैल्यूज़ लिखी हैं बारले के सामने, तो मैंने ये जो दूसरी रो है इसको मैंने दूसरा कॉलम बना दिया है, दूसरा कॉलम बना दिया। और देखिए ये जो 3 वैल्यूज़ दिखी हैं दूसरे कॉलम में, इनके ऊपर का नाम क्या है, बारले। तो बारले के नीचे 3 वैल्यूज़ आ गई हैं, और ये वही 3 वैल्यूज़ हैं जो वहाँ ऊपर बारले के सामने 3 वैल्यूज़ थी। तो तरतीब से आपने ये करना है, सबसे आखिरी जो रो है इसको सबसे आखिरी वाला कॉलम बना देंगे। ये काम हमने ठीक किया। अब ये जो नीचे वाला टेबल है इस टेबल पर हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, और इसके ऊपर मैंने दोबारा क्वेश्चन का नंबर भी लिख दिया है और साथ में लिखा है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में कहा गया था कि बेस पीरियड हमारा मई 2001 है, तो ये साथ मैंने लिख भी दिया। और ये मई 2001 क्योंकि हमारी बेस है, तो लिहाजा ये मई 2001 के साथ भी मैंने यहाँ छोटा सा बेस लिख दिया है, यानी हमें पता चले कि हमारे जो 3 टाइम पीरियड हैं इनमें से मई 2001 हमारा बेस है। अब सबसे पहला जो मेथड है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, वो मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। नेक्स्ट 2 मेथड्स ये अगले वीडियो में दिए जाएंगे। अच्छा, पहले मेथड यानी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फार्मूला तो ये लिखा गया है। सोल्यूशन में जब मैं आया हूँ तो मैंने सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स PON इज इक्वल टू समेशन PN ओवर समेशन P0 इंटू 100 ये लिखी है। अब जब काम मैं करूँगा तो काम में मैं उस तरह से काम करूँगा कि हमें फार्मूला शुरू में क्योंकि हमें जब कंफ्यूज करेगा, तो हम काम ऐसे करते हैं, हम ये करेंगे कि जो हमारे टाइम पीरियड्स हैं, हमारे 3 टाइम पीरियड हैं, ये मई 2001, अप्रैल 2002 और मई 2002, इन तीनों पीरियड्स के सामने जो वैल्यूज़ लिखी हैं, मिसाल के तौर पर मई 2001 के सामने जो वैल्यूज़ लिखी हैं 17.50, 14.58, 14.67 और 17.45, ये चारों वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 2001 के सामने। तो इन चारों वैल्यूज़ का टोटल कीजिए, इन चारों को ऐड कीजिए, इनका टोटल जो आएगा वो ये साथ लिखिए 64.25। ये 64.25 क्या है, ये इन चारों वैल्यूज़ का टोटल है। फिर अप्रैल 2002 के सामने जो 4 वैल्यूज़ लिखी हैं, इन चारों वैल्यूज़ का टोटल कीजिए और वो ये साथ में लिखिए 60.64 आता है। फिर लास्ट जो है मई 2002, इसके सामने जो 4 वैल्यूज़ लिखी हैं, इन चारों वैल्यूज़ का टोटल आ रहा है 62.75, ये लिख दिया। तो क्योंकि ये तीनों जो चीज़ें हैं ये टोटल है, तो इनके ऊपर नाम लिख दिया है टोटल। अच्छा, अब ये करना है आपने कि आपका ये 3 तरह के टोटल हैं, इन तीनों टोटल में से आप देखिए कि कौन सा टोटल है जो बेस टाइम का है। तो बेस टाइम आपका 2001 है, उसका टोटल 64.25 है। तो हम ये करेंगे कि ये जो बाकी जो हमारा जो पूरा कॉलम है, इस पूरे कॉलम की जो टोटल आए हुए हैं, इन सारे टोटल्स को डिवाइड कर देंगे बेस टाइम के टोटल से, और ये काम साथ में किया गया है। यानी कि मैं रिपीट करता हूँ कि सारे टोटल्स को हम बेस टाइम के टोटल से डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे ये इंडेक्स नंबर आ जाएंगे। मैं लास्ट की बात करता हूँ, लास्ट मैंने एक तरीका करके बताया भी है। मैं बोल रहा था कि लास्ट यानी हमारा जो करंट टाइम है, लास्ट सेल में जब हम मौजूद हैं, तो हमारा करंट टाइम है मई 2002। तो मई 2002 का जो टोटल आ रहा है 62.75, इसको मैंने ऊपर रखा है और डिवाइड किया है किससे, बेस के टोटल से। ये बेस का टोटल है 64.25, ये ऊपर लिखा हुआ है जी 64.25। तो
इसको डिवाइड कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 97.67। ये हमारा इंडेक्स नंबर है, ये इंडेक्स नंबर है जी मई 2002 का। तो देखिए ये जो काम किया है ना, इस काम को मैं ऊपर फार्मूले के हिसाब से बयान करता हूँ। ये नीचे क्या चीज़ रखी है 64.25, और ये क्या थी, ये वाली चीज़ है, और ये क्या है जी, ये बेस का टोटल है, क्योंकि ये टोटल है और ये कहाँ से आ रहा है, ये इन चार वैल्यूज़ को ऐड करने से आया था। तो 64 क्या बोलेंगे, ये सम है। और इस ये जो नीचे 64 लिखी है, फार्मूले में देखिए यहाँ पर लिखी हुई है समेशन पी नॉट। समेशन इसलिए लिखी है कि जो नीचे वाली चीज़ है 64, ये सम करने से मिलती है। ये 64 यहाँ से आ रही थी और ये सम करने से आई थी, लिहाजा ये नीचे वाली जो चीज़ है फार्मूले के हिसाब से समेशन इसलिए आ रही है कि ये सम करने से मिलती है। फिर फार्मूले में पी नॉट क्यों लिखी है, पी नॉट इसलिए लिखी है कि जो 64.25 है ये यहाँ पर है, ये बेस की प्राइसेस है, बेस की प्राइसेस का टोटल है। तो बेस की प्राइसेस पी नॉट होती हैं, लिहाजा ये जो 64.25 है ये अब इसको पढ़ेंगे समेशन पी नॉट। तो समेशन पी नॉट क्योंकि काम के अंदर नीचे आ रही है, लिहाजा फार्मूले में भी नीचे समेशन पी नॉट है। और ऊपर की चीज़ क्या है 62.25, ये क्या है जी, ये जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहाँ का टोटल है, यानी जिस सेल में आप काम कर रहे हैं वहाँ का जो करंट टाइम है, ये करंट टाइम का टोटल ऊपर आता है। तो करंट टाइम का ये 62.75 ये भी टोटल है, ये भी सम है। तो इसका नाम हो जाएगा समेशन पी एन, क्योंकि पी एन कहते हैं प्राइस ऑफ करंट टाइम को। तो क्योंकि ये जो सम है ये करंट ये प्राइसेस है हमारी चारों, इनका सम है 62.5 जो ऊपर आ रहा है। तो ये ऊपर का सम कहलाएगा समेशन पी एन, इसलिए फार्मूले में ऊपर आ रही है समेशन पी एन। और पहले जो ये ऊपर की 94.38 ये कैसे आई होगी, ये इस सेल की ये जो करंट टोटल है, यहाँ का जो समेशन पी एन है 60.64 है, ये ऊपर रखा गया है और उसको डिवाइड किया गया है समेशन पी नॉट से, और समेशन पी नॉट आपकी 64.25 है, यानी 60.64 को डिवाइड किया गया है 64.25 से और 100 से मल्टीप्लाई किया तो 94.38 आंसर आ गया। और सबसे पहला सेल यहाँ पर आप जब करंटली यहाँ मौजूद है पहले सेल में, तो यहाँ का करंट टोटल भी यानी समेशन पी एन भी 64.25 है और 64.25 हमारी समेशन पी नॉट भी है। तो फार्मूला में जब समेशन पी एन और पी नॉट दोनों की जगह पर 64.25 पुट होगा तो वो ऊपर नीचे कट जाएगा, बाकी 100 बचेगा, ये 100 हमारा इंडेक्स नंबर आ गया।